हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया है? सब आनंद है? मंगल हो रहा है? लेक्चर ले रहे हो कि नहीं ले रहे रेगुलर? तो बेटा ध्यान से लेक्चर रेगुलर लेने हैं, लेक्चर मिस नहीं करने हैं, ठीक है? लेक्चर मिस हुआ कॉन्सेप्ट खत्म। आ गई बात समझ में? इसलिए रेगुलर लेक्चर देखते रहें। बाकी समझदार हो आप, पढ़ाई से कोताही नहीं करनी है, ठीक है? चलो हम आज के लेक्चर की बातें कर लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेटा लास्ट वाले जो लेक्चर थे अपने, वहां पर हमने बोहर जो एटॉमिक मॉडल था उसके एप्लीकेशन पढ़े थे, ठीक है? और लास्ट वाला एप्लीकेशन हमने फ्रीक्वेंसी का पढ़ लिया था। क्लियर है कि नहीं है? पढ़ लिया ना? आज ध्यान से देखो, हम इससे आगे की जो एप्लीकेशन है बोहर एटॉमिक मॉडल के, वो हम डिस्कस करेंगे आज। क्लियर? चलो तो देखो ध्यान से देखो, हम आज जो एप्लीकेशन है बोहर एटॉमिक मॉडल का, वो है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट। देखो बोहर जो ऑर्बिट है, बोहर ऑर्बिट तो समझते हो ना? अभी मैं डायग्राम से क्लियर करता हूं। देखो बोहर ऑर्बिट का मतलब यह है कि जैसे एटम होता है, एटम में न्यूक्लियस होता है, बहुत स्मॉल होता है, और उसके चारों ओर क्या होती हैं? सर्कुलर पाथ होती हैं, वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? बोहर ऑर्बिट कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज से। क्लियर है? तो यहां पर हम बात कर लेते हैं, देखो ध्यान से, कि सपोज दैट अपने पास ये कौन है? एक एटम का न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अराउंड ये चारों ओर, ये क्या है बेटा? सर्कुलर पाथ है, ठीक है? इस सर्कुलर पाथ में ध्यान से देखो कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं? लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि न्यूक्लियस और ये जो आउटर शेल होता है, बाहर वाला जो कोष है, ठीक है, जहां इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवोल्व कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो इस शेल और न्यूक्लियस, इसके बिटवीन जो डिस्टेंस होती है, इसे हम कहते हैं रेडियस, आर, त्रिज्या कहते हैं। तो ये तो हो गई रेडियस इस बोहर ऑर्बिट की, इसे हम कहते हैं बेटा बोहर ऑर्बिट। क्या कहते हैं? बोहर ऑर्बिट। बोहर ऑर्बिट का मतलब समझ में आया? बोहर कक्षा हो गई, ठीक है? ये शेल हो गया। अब देखो ध्यान से, सपोज दैट हम मान लेते हैं, अजूम कर लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसका जो चार्ज है उसको हम क्या मान लेते हैं? Q1। और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव। और हम मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज किसके इक्वल है? -e। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, यू मान लो, और माइनस का मतलब नेगेटिव चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है? -e। और ये क्या है? Q। तो ये क्या हो गया? ये हो गया चार्ज। ये क्या हो गया? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल सी बात है कि ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हो गया। यहां तक की बातें क्लियर हो गई? चलो अब हम आगे की बात कर लेते हैं। क्या? देखो न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव बोले तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, तो न्यूक्लियस पे जो भी चार्ज आने वाला है वो किसका आने वाला है बेटा? प्रोटॉन का, ठीक है? तो न्यूक्लियस का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल होगा। अब हम बात कर लेते हैं ये कि सपोज दैट ये एटम है, और इस एटम में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो जो उसका एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर जो जेड है, उसके इक्वली क्या होते हैं? प्रोटॉन। तो हम सपोज दैट यू मान लेते हैं कि इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं? जेड, एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक के बराबर, ठीक है? अब देखो टोटल चार्ज कितना आएगा न्यूक्लियस पे? देखो प्रोटॉन कितने हैं? जेड। और एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के इक्वल। बट चिन्ह क्या होगा? साइन क्या होगा? अपोजिट। इलेक्ट्रॉन का क्या है? माइनस, तो इसका क्या होगा? प्लस। और चार्ज कितना है? ई, तो इसका भी क्या होगा? ई। तो एक बात बताओ, प्रोटॉन जेड है, एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना है? ई है, वो भी कौन सा? प्लस का। तो टोटल चार्ज कितना हो गया जेड पर? जेड ही। भाई एक का ई है प्लस का, प्रोटॉन जेड है, तो न्यूक्लियस का टोटल चार्ज कितना हो गया? जेड ही। बोलो हाँ कि ना? और ये किसका आएगा बेटा? प्लस का, पॉजिटिव है, तो प्लस जेड ही। ये किसका चार्ज हो गया? न्यूक्लियस का। और इसको हम डिनोट कर देते हैं सपोज दैट किससे? Q2 से। किससे? Q2 से। और यहां मैं लिख देता हूं ये है चार्ज, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, ठीक है? तो ये चार्ज ऑन न्यूक्लियस हो गया। तो ये वाली बातें क्लियर हुई कि नहीं? अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो हम आगे देखते हैं, ध्यान से इधर देखते रहना। तो ये चार्ज ऑन न्यूक्लियस हो गया और ये हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये है बोहर ऑर्बिट, ठीक है? बोहर ऑर्बिट को हम किससे डिनोट करते हैं? एन से।
किससे डिनोट करेंगे? n से। तो ध्यान से देखते रहना आप, ठीक है। अब देखो हम अगर बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन है जो इस बोहर ऑर्बिट में रिवोल्व कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। इस इलेक्ट्रॉन की कोई ना कोई क्या होती है? वेलोसिटी। अरे यस कि नो? इसके पास v क्या है? वेलोसिटी। तो इसके पास क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी है तो देखो इसके पास एनर्जी भी होगी, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसके पास कितने टाइप की एनर्जी होती है बेटा? 2 टाइप की एनर्जी होती है। कितनी? 2 टाइप। तो यहां लिख सकते हैं हम द इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट have two type of energy, तो इलेक्ट्रॉन के पास कितने टाइप की एनर्जी होने वाली बेटा? 2 टाइप की। क्लियर है? ध्यान से समझते रहना। फर्स्ट जो टाइप है एनर्जी का वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। और इसको हम PE से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हिंदी में होता है स्थितिज ऊर्जा। कितनी? क्या? स्थितिज ऊर्जा। और जो स्थितिज ऊर्जा है उस पार्टिकल की, ठीक है, PE, पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम देखें, ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल होनी चाहिए किसके? K Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि जब दो चार्ज, ठीक है, R डिस्टेंस, R दूरी पर क्या हो? स्थित हो। दो चार्ज बोले तो आवेश R डिस्टेंस, R दूरी पर क्या हो? स्थित हो। तो इनके बीच में जो, या यूं कह सकते हैं जो इनकी पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल आने वाली है? K Q1 Q2 अपॉन R के। समझ में आ गई? जब दो चार्ज क्या हो? R डिस्टेंस पे हो। तो क्लियर है यहां तक? चलो तो यहां से ध्यान से देखो आगे। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? देखो K Q1 कितना है? रखो बेटा -E, चार्ज के साथ रखना। फोर्स के अंदर ध्यान से देखो हमने चार्ज नहीं लिया था, पर एनर्जी में हम क्या यूज कर रहे हैं? चार्ज, ठीक है। तो -E हो गया। Q2 कितना है? ZE और अपॉन R। तो फाइनली यहां से पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई बेटा? फाइनली यहां से पोटेंशियल एनर्जी आ गई, देखो ये हो जाएगा ZE स्क्वायर, ये ZEE स्क्वायर और माइनस आ गया सामने, तो यहां हो जाएगा K ZE स्क्वायर अपॉन R। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला समझ आ गया बेटा? तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल आने वाली है? -K ZE स्क्वायर अपॉन R के। तो पोटेंशियल एनर्जी तो ये हो गई किसकी? उस इलेक्ट्रॉन की जो बोहर ऑर्बिट में क्या कर रहा है? बोहर कक्षा में क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अगला दूसरे टाइप की जो एनर्जी होती है बेटा वो होती है काइनेटिक एनर्जी, और इसको हम लिखते हैं Ke। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है बेटा गतिज ऊर्जा। क्या होता है? गतिज ऊर्जा। तो ध्यान से देखो काइनेटिक एनर्जी तो समझो कैसे भाई, इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगा रहा है तो उसके पास वेलोसिटी होगी तो उस गति भी कर रहा होगा, तो उससे काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट होगी, संबंधित होगी, ठीक है। उसके पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो अब देखो जब कोई पार्टिकल v वेलोसिटी v वेग से गति कर रहा होता है, मोशन कर रहा होता है, तो उससे जो एनर्जी एसोसिएट होती है, काइनेटिक एनर्जी जो संबंधित होती है, वो किसके इक्वल होती है? तो वो होती है काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है किसके? 12mv स्क्वायर के। तो ये v वेलोसिटी, v वेग से मोशन करते, गति करते पार्टिकल से काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड होती है, और वो क्या है? 12mv स्क्वायर है, ठीक है। इतनी काइनेटिक एनर्जी संबंधित होती है। अब यहां पर थोड़ा सा हम पढ़ लें अकॉर्डिंग टू बोहर। हमने बोहर के अकॉर्डिंग टू बोहर, तो हमने बोहर के अकॉर्डिंग जो चीजें पढ़ी थी वो क्या थी? देखो ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर दो फोर्स काम कर रहे होंगे, ठीक है। एक तो न्यूक्लियस लगा रहा होगा और एक आउटर साइड में, ठीक है। एक सेंट्रीफ्यूगल होगा और एक सेंट्रीपिटल होगा, ठीक है। तो जो सेंट्रीफ्यूगल लगता है वो है mv स्क्वायर अपॉन R, और सेंट्रीपिटल जो लग रहा है
वो होता है के जेड स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय। तो वो दोनों क्या थे, इक्वल। याद करो लास्ट हमने जो लेक्चर पढ़े थे उसमें, तो वहां से हम लिख सकते हैं क्या कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो बेटा यहाँ क्या बच गया, एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो बताओ एम वी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो ये आ गया क्या। अब हमें कुछ नहीं करना, थोड़ा सा इधर साइड में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो एम वी स्क्वायर की वैल्यू है, मैं पुट कर दूं किसमें, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पुट दी वैल्यू ऑफ एम वी स्क्वायर, पुट दी वैल्यू ऑफ एम वी स्क्वायर। तो जैसे ही हम काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले में एम वी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ तो है, क्या है बेटा, हाफ है। एम वी स्क्वायर की जगह के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, तो हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर ये रख देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, ये आ गया के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, और यहाँ आ जाएगा 1/2। तो 1/2 के जेड ई स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का हमने डेराइव करी। क्लियर है। तो ये डिटेल से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, न्यूक्लियस का चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v है, तो दो टाइप की एनर्जी होंगी, गति कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, और साथ में पोटेंशियल एनर्जी। और इस जो ऑर्बिट है इसको हम क्या कहते हैं, बोर ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा मैं साइड में हो जाता हूँ, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, तो आपने ले लिया होगा, तो देखो ध्यान से देखो बेटा, अब हम बात करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तो हमने डिस्कस कर ली। अब हम टोटल एनर्जी चेक करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, टोटल। तो टोटल एनर्जी किसकी, वही इलेक्ट्रॉन जो क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, किसमें, बोहर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी हम क्या चेक करने वाले हैं बेटा, टोटल एनर्जी चेक करने वाले हैं। तो यहां पर देखो ध्यान से, तो अब टोटल एनर्जी हम चेक कर लेते हैं। तो देखो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो देखो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसे हम किससे डिनोट करेंगे, ई टोटल। तो एक बात बताओ मुझे, टोटल एनर्जी किसकी इक्वल होगी। देखो हमने कहा था इलेक्ट्रॉन के पास दो टाइप की एनर्जी है, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम, इन दोनों का योग हो जाएगा। तो बताओ ई टोटल, टोटल एनर्जी किसके इक्वल हो गया बेटा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो चलो चेक कर लेते हैं आगे। ई टोटल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी कितनी थी बेटा, अभी आई थी हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये थी। तो ध्यान से देखो यहां ई टोटल, तो यहां पर ध्यान से देखो बेटा, ई टोटल क्या हो गया, इसको हम ऐसे लिख दें कि हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस माइनस माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये हो गया। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो फाइनली हमारे पास जो ई टोटल आएगा बेटा, क्या ई टोटल, वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा माइनस, देखो ये एक है, ये आधा है, तो बचेगा कौन, ये बचेगा माइनस, और कितना बचेगा, आधा, हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो ई टोटल का जो बेटा फॉर्मूला आया वो किसके इक्वल आया अपने पास, किसके इक्वल आया, माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल आया। अब देखो यहां से थोड़ा आगे सोल्व करते हैं। यहां पर ध्यान से देखो, अगर मैं आर की वैल्यू पुट कर दूं, क्या कर दूं, आर की वैल्यू, तो यहां पर मैं लिख देता हूं पुट दी वैल्यू ऑफ आर। तो यहां हम किसकी वैल्यू पुट करें, आर की। अब थोड़ा सा आपको याद आए तो मुझे बताओ, लास्ट जब हम लेक्चर डिस्कस कर रहे थे, एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था, रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट, ठीक है।
तो आर की वैल्यू क्या थी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान से देखो। आर की जो वैल्यू थी बेटा, आर की वैल्यू थी एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। याद आया कुछ? हमने कैलकुलेशन की थी आर की, तो बस इस आर की वैल्यू को कहां पुट कर दें, यहां। तो बताओ ई टोटल क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो। ई टोटल हो जाएगा, देखो, -1/2 के जेड ई स्क्वायर, और यहां क्या है बेटा, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, एम के जेड ई स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो मैन बटा के नीचे बटा में है, तो ये कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर, ये ऊपर आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, फाइनली ई टोटल क्या आ जाएगा, -1/2। ई टोटल क्या आ जाएगा, हाफ माइनस हाफ। देखो के है, लिख देते हैं, देखो के जेड ई स्क्वायर, और ये ऊपर आए तो 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, और डिवाइड में क्या रह जाएगा, एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं? तो यहां पर ध्यान से देखो, आगे ध्यान से देखो, यहां इस ब्रैकेट में देखना आया होगा, तो इससे थोड़ा आगे हम इधर सोल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पर ई टोटल लिखूं, क्या लिखूं, ई टोटल, तो ध्यान से देखो, के और के स्क्वायर, जेड और जेड स्क्वायर, ई स्क्वायर ई 4, तो यहाँ क्या होता जाएगा, ध्यान से देखो, के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू दी पावर 4, बच गया कौन, 4 पाई स्क्वायर और एम, और डिवाइड में एन स्क्वायर और एच स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये फॉर्मूला बन गया किसका, ई टोटल का। अब देखो, के ई 4 पाई और एम और एच, ये तो कांस्टेंट है। अब इनकी वैल्यू पुट कर दें, तो यहां पर लिख सकते हैं हम, पुट दी वैल्यू ऑफ के ई पाई एम एंड एच, तो इनकी वैल्यू पुट कर दें हम, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ई टोटल इक्वल्स टू, वैल्यू पुट करने के बाद जो फाइनली आएगा, ओके माइनस रह गया, तो ध्यान से देखो बेटा, यहां पर माइनस भी लगाएंगे हम, माइनस है ना, तो माइनस कैसे बोल रहे हैं, तो माइनस लगानी, और यहां पर 2 भी रहेगा नीचे, 1/2, तो यहां पर 2 भी रहेगा, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है, ध्यान रखना है। तो 1/2 है, तो 1/2 हमने रख दिया, और ये बाकी चीजें हो रही, और ये रहा, ठीक है, एन स्क्वायर, ओके। जब ये सब सॉल्यूशन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे हम, इन सब का कैलकुलेशन करने के बाद में जो फाइनली अपने पास आएगा, वो आएगा -2.18 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है। और देखो, इन सब की वैल्यू तो रहा कौन, जेड और एन स्क्वायर, तो ऊपर रह जाएगा बेटा जेड स्क्वायर और नीचे रह जाएगा एन स्क्वायर, और ये वाला जो वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, जूल पर एटम, या जूल में लिख सकते हैं डायरेक्ट, अपन क्या लिख सकते हैं, जूल में। तो ये वाली जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी बेटा, जूल में। तो देखो, ई टोटल का एक फॉर्मूला आ गया किसमें, जूल में। अब ध्यान से देखो, इसी को मैं थोड़ा सा और इजी कर देता हूं, और ध्यान से देखो, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और ये किस में आएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो अपने पास कितने फॉर्मूले आ गए हैं, 2 फॉर्मूले आ गए, किसके 2 फॉर्मूले आ गए हैं, ई टोटल के, ठीक है। देखो, इसमें हमने इन सब की वैल्यू रखी, और हमने क्या किया, सोल्व किया, तो जूल में तो ये वाली वैल्यू है, करके देख लो आप, इन सब की वैल्यू हमने रेडियस वाले टॉपिक में लिखा रखी है, डिस्कस कर रखी, और फाइनली इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
उसमें कितनी आएगी -13.6, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो ये वाली जो वैल्यू है वो आएगी ई टोटल की। ठीक है बेटा, तो देखो ये ई टोटल यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो जल्दी करो, और फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, तो आपने ले लिया, चलो अब यहां तक की बातें हो गई, ई टोटल हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब अगर बात यहां आ जाए कि अगर दो अलग अलग क्या हों एटम्स, क्या हों, दो अलग अलग क्या हों एटम्स हों, ठीक है, एलिमेंट अलग हों, उनके जो एटम्स हैं उनकी अगर बात हो, तो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए हम जो एनर्जी है ई टोटल वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो, बिल्कुल एक एक चीज बता रहा हूं बेसिक से आराम से। ठीक है, तो यहां हम अगर बात करें तो फोर टू डिफरेंट एटम्स या एलिमेंट्स। ठीक है, अगर दो अलग एटम्स हों तो उनके लिए क्या हो सकता है। तो ध्यान से देखना, सपोज दैट मैं कहूं कि मेरे पास एक एटम है, ये रहा, ये न्यूक्लियस है और ये आउटर शेल है, और इस आउटर शेल में ये कौन है, इलेक्ट्रॉन है। चलो ये बोहर ऑर्बिट जो है, सपोज दैट हम बोहर ऑर्बिट कितनी मान लें n1, और ये जो एटम है इसका एटॉमिक नंबर हम कितना मान लें Z1, और इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है E, उसको हम क्या मान लें E1। तो बताओ बेटा यहां से E1 मैं कैसे लिख सकता हूं, टोटल एनर्जी E1 हम कैसे लिख सकते हैं, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। वो रहा देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसे इक्वेशन नंबर में क्या कह दूं फर्स्ट। अब सपोज दैट हमारे पास कोई अलग एलिमेंट है और उसका एटम ये रहा, यहां कौन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। सपोज बोहर ऑर्बिट इस बार चेंज कर दिया, जैसे यहां पहली कक्षा है, यहां तीसरी कक्षा है, तो n2 हो गई, बोहर कक्षा चेंज हो गई। और जब एटम ही चेंज हो गया, एलिमेंट ही चेंज हो गया, तो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या हो जाएगा, चेंज, Z2। और इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी या सॉरी टोटल एनर्जी वो कितनी हो गई, सपोज दैट E2। तो यहां से बताओ E2 हम कैसे लिख सकते हैं, E2 इक्वल्स टू -13.6 इंटू जेड, यहां पर ध्यान से देखो बेटा, Z1 और N1 लगाएंगे तो यहां क्या हो जाएगा, Z2 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इक्वेशन आ जाएगा क्या, 2। ध्यान से देखो, एन जेड की वैल्यू Z1 है, एन की वैल्यू N1, तो स्क्वायर लगा देंगे और ये E1 बराबर आ गई। ऐसे ही देखो E2 क्या हो जाएगी, Z2 स्क्वायर N2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और टू को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई 2, इक्वेशन फर्स्ट को हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो ध्यान से देखो अपने पास क्या आएगा, E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू 13.6 से 13.6 माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो फाइनली अपने पास यहाँ कौन बचेगा, Z1 स्क्वायर, कौन बचेगा Z1 स्क्वायर, और डिवाइडेड में कौन आ जाएगा, N1 स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके डिवाइड में कौन आएगा, इसके डिवाइड में आएगा Z2 स्क्वायर अपॉन N2, तो N2 स्क्वायर कहाँ जाएगा, ऊपर, पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है, और इनटू यहाँ क्या हो जाएगा, Z2 स्क्वायर। क्लियर। तो ये फाइनली अपने पास जब दो डिफरेंट एटम्स हों तो उनके लिए जो टोटल एनर्जी है E1 और E2 उसका क्या आ गया है, रिलेशन आ गया है। क्लियर है, समझ में आ गई बातें। चलो अब यहां से देखो बेटा, हम फिर से कितने केस बना सकते हैं, 2, और ये सारे केस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। याद करो कि जब एटम क्या हो, एटम सेम हो, तो Z1 और Z2 क्या होने वाला है, इक्वल, तो E1 सॉरी, तो बताओ E1 और E2 किसके इक्वल आ जाएगा, देखो Z1 Z2 इक्वल हो गए तो N2 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर, और अगर बोहर ऑर्बिट सेम हो जाए, क्या हो जाए, बोहर ऑर्बिट, यानी कि N1 और N2 सेम हो जाए, तो E1 E2 किसके इक्वल आ जाएगा, Z1 स्क्वायर अपॉन Z2 स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। तो यहां तक की बातें क्लियर हो गई, समझ में आ गई होगी। तो चलो, तो डिफरेंट एटम्स के लिए हमने जो टोटल एनर्जी है, पहले एटम की E1 और सेकंड एटम की E2 टोटल एनर्जी, उसका रिलेशन हमने चेक कर लिया। चलो तो अब हम आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। स्क्रीनशॉट आप ले ही चुके होंगे, ले लिया। चलो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं उनको चेक कर लेते हैं यहाँ, ठीक है, कि वो कौन कौन से हैं। देखो अब यहाँ अगर हम इंपॉर्टेंट रिलेशन की बात करें तो जो फर्स्ट रिलेशन है इंपॉर्टेंट रिलेशन, तो फर्स्ट रिलेशन क्या है, तो ये है रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी पीई एंड ई टोटल, टोटल एनर्जी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में हमें क्या करना है, रिलेशन निकालना है। तो ध्यान से देखो बेटा, एक बात बताओ, हमने अभी अभी डिस्कस किया है कि ई टोटल जो होता है इक्वल्स टू, वो क्या होता है, माइनस हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर होता है, यस कि नो। तो ये होता है क्या, ई टोटल। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप, यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये माइनस के जेड ई स्क्वायर, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो एक बात बताओ, ये क्या ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था? बिल्कुल, पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर ही तो थी। तो यहां पे माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, इसको मैं पी पुट कर दूं तो एक बात बताओ, ई टोटल इक्वल्स टू क्या आ गया बताओ, बचा कौन, हाफ, और ये क्या हो गया इनटू, इसकी जगह क्या हो गया पीई, यानी कि ये पीई बाई 2 हो गया। और अगर मैं यहां से पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करूं, क्या करूं, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो गई, 2 इंटू ई टोटल। बोलो हाँ कि ना। तो पोटेंशियल एनर्जी और ई टोटल, टोटल एनर्जी, उसका रिलेशन क्या आ गया, ये आ गया बेटा, काम का रिलेशन है, ध्यान से देख लेना। चलो, तो यहां तक की बातें कंप्लीट हो गई। अगला जो रिलेशन है वो देखो ध्यान से, सेकंड जो हम रिलेशन डिस्कस करेंगे वो है रिलेशन बिटवीन इस बार पोटेंशियल एनर्जी की जगह हम क्या लेंगे, काइनेटिक एनर्जी एंड ई टोटल। क्लियर है? तो चलो चेक कर लेते हैं, आ जाओ। एक बात बताओ बेटा, अभी अभी हमने ऊपर देख लिया है कि ई टोटल जो होता है क्या होता है, ई टोटल इक्वल्स टू होता है माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये होता है। अब एक बात बताओ, अभी लास्ट वाली स्लाइड में हमने काइनेटिक जो एनर्जी है, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला डिस्कस किया था। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ की जेड स्क्वायर अपॉन आर, याद कर लो, यही तो पढ़ा है। तो यहां पर ध्यान से देखो बेटा, काइनेटिक जो एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या था, हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर था। क्लियर है? तो ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दें तो बताओ ई टोटल इक्वल्स टू क्या हो गया, ई टोटल इक्वल्स टू हो गया माइनस, और इसकी जगह क्या पुट कर दूं मैं, के ई, तो ये हो गया। क्लियर है? तो यहां पर ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब देखो तीसरा रिलेशन और देख लेते हैं यहां पर इसके नीचे देख लो, यहाँ थर्ड रिलेशन रह गया, देखो पीई टोटल आ गया, केई टोटल आ गया, अब पी और केई के बिटवीन रह गया। तो यहां हम देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन पीई एंड केई, तो पी और केई का रिलेशन देख लेते हैं। ठीक है, देखो ना, अभी अभी हमने बात की है कि पी इक्वल टू होती है 2 इंटू ई टोटल। तो एक बात बताओ, पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, 2 इंटू ई टोटल। बोलो हाँ कि ना। और अभी अभी हमने ये भी चेक कर लिया कि ई टोटल इक्वल्स टू होता है माइनस के ई। तो यहां पर ध्यान से देखो, ई टोटल इक्वल्स टू होता है माइनस के ई। तो एक काम कर सकते हैं, ई टोटल की जगह मैं पुट कर दूं माइनस के ई। तो यहां से ध्यान से देखो, पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, 2 इंटू माइनस के ई, 2 इंटू माइनस के ई। तो यहां से पीई पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2 के ई, -2 इंटू के। क्लियर है बच्चों? तो हमने देखो ये 3 इंपॉर्टेंट जो रिलेशन है वो यहां डिस्कस कर लिए। क्लियर है कि नहीं? तो अब ध्यान से देखो, ये यहां तक की एनर्जी की बातें कंप्लीट हो चुकी बेटा। तो यूं कह सकते हैं हम, ऑलमोस्ट एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट एनर्जीज और हैं अलग से, उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ लेते हैं। क्लियर है? तो चलो अब ध्यान से देखो बेटा, जो बाकी एनर्जीज हैं, देखो यहां तक की बात होगी। अब यहां मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं पहले। चलो, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? ठीक है।
तो देखो ध्यान से, तो देखो अब यहां एनर्जी की बातें कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है, एनर्जी की बातें क्या हो गई हैं, कंप्लीट। चलो इसके बाद में देखो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं पहले बता देता हूं, फिर उसके बाद में हम कुछ इंपॉर्टेंट जो एनर्जीज है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर आईएमपी पॉइंट्स देखो, एक वर्ड आता है क्वेश्चंस में, ग्राउंड स्टेट। क्या आता है, ग्राउंड स्टेट। बोले तो मूल अवस्था या आद्यावस्था हम कह सकते हैं, सॉरी, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, मूल अवस्था या आद्यावस्था कहते हैं। अब ये मूल अवस्था एक्चुअल में होती क्या है वो समझते हैं, ठीक है। तो यहां ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, n इक्वल्स टू 1 क्या होता है बेटा, n इक्वल्स टू 1। n का मतलब क्या है, बोहर ऑर्बिट। अगर बोहर ऑर्बिट 1 हो गया, ठीक है, तो n इक्वल्स टू जो 1 होता है इसको हम बोलते हैं बेटा ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। और इस ग्राउंड स्टेट की खास बात क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो क्या होती है, मिनिमम। क्या होती है, मिनिमम होती है, ठीक है। और स्टेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम, ठीक है। तो मोर या मैक्सिमम स्टेबल या मच स्टेबल, ठीक है, स्टेट। तो आप भी जानते हो एनर्जी मिनिमम, भाई जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। तो ग्राउंड स्टेट क्या होता है, n इक्वल्स टू 1, मतलब फर्स्ट जो ऑर्बिट है, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, ठीक है, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट क्या होता है, ग्राउंड स्टेट होता है, ठीक है, क्लियर है। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब समझ में आ गया। ग्राउंड स्टेट का वो हिंदी में क्या कहते हैं, आद्यावस्था, मूल अवस्था, ठीक है, आद्यावस्था या मूल अवस्था कहते हैं, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है इस स्टेट में इलेक्ट्रॉन की, मिनिमम, और स्टेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम। तो n इक्वल्स टू 1 को हम क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। अगली बात अगर हम करें तो अगला होता है एक्साइटेड स्टेट। क्या होता है बेटा, एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, एक्सेप्ट n इक्वल्स टू 1 द ऑल, और यहां लिख देते हैं द ऑल ऑर्बिट, या यूं कह सकते हैं शैल एक्सेप्ट n इक्वल्स टू 1 आर एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है, और एक्साइटेड स्टेट। तो यहां ध्यान से देखो, ऑल ऑर्बिट या शैल एक्सेप्ट n इक्वल्स टू 1 और आर एक्साइटेड स्टेट। मतलब ये हुआ कि n बराबर 1, यानी कि फर्स्ट शेल को अगर आप छोड़ दो तो इसके अलावा जितने भी शेल हैं वो क्या होते हैं, एक्साइटेड स्टेट होते हैं, यानी कि उत्तेजित। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, उत्तेजित अवस्था होती है, ठीक है, क्लियर है। तो अगर हम बात करें तो n इक्वल्स टू 1 को छोड़ो तो 2, 3, 4, 5, 6 और आगे चलते जाएंगे तो ये सब क्या होने वाली हैं, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। चलो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे 2, वो हमने यहां डिस्कस कर लिए, क्लियर है। जैसे अगर मैं वहां बात करूं तो अगर मैं यहां एक शेल बनाता फर्स्ट, तो ये तो होता ग्राउंड, बाकी इसके अलावा जो भी हैं वो सब क्या होते हैं, एक्साइटेड स्टेट होते हैं, क्लियर। चलो अब इसको हम इरेज कर देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं रहा। चलो, तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एनर्जीज की, क्लियर है। तो ध्यान से देखो बेटा, बड़े ध्यान से देखते रहना। फर्स्ट जो एनर्जी है, इंपॉर्टेंट एनर्जी की बात कर रहे हैं, फर्स्ट जो एनर्जी है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या है बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। इसे IE या IP से भी डिनोट करते हैं। I आयोनाइजेशन पोटेंशियल, IP, और IE आयोनाइजेशन एनर्जी।
आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, इसका मीन क्या है, वो मैं समझाता हूं आपको पहले। इधर ध्यान से देखो, सपोज दैट आपके पास एक एलिमेंट क्या, एटम है। यहां पर ध्यान से देखो, डायग्राम अच्छे से देखना, और इसके अराउंड काफी सारी क्या है, सेल्स। ये देखो, ऐसे सेल्स क्या होती जाएंगी, इंक्रीज होती जाएंगी, और फाइनली हम कह देते हैं कि ये कौन सी सेल है, इनफाइनाइट। ये कौन सा सेल है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये 1, ये 2, ये 3, और ये ऐसे बढ़ते जाएंगे तो इनफाइनाइट। देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ग्राउंड स्टेट में। इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, ग्राउंड स्टेट में। अब ध्यान से देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी का मीन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से, इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से कहाँ ले जाएं, इनफाइनाइट। कहाँ ले जाएं, इनफाइनाइट। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, देखो लो एनर्जी होता है फर्स्ट, मिनिमम एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी है। जैसे जैसे हम क्या करते जाएंगे, सेल इंक्रीज करते जाएंगे, तो उनकी एनर्जी भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज, बढ़ती जाएगी। तो इनफाइनाइट पर तो एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट, मूल अवस्था से कहाँ ले जाना है, इनफाइनाइट पे। तो हमें क्या चाहिए, एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, जो कि हम किसको देंगे, इस एटम को, और एटम में कौन लेगा, इलेक्ट्रॉन, और ये कहाँ पहुंच जाए, इनफाइनाइट पे। तो इस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, IE। क्लियर है। अब अगर हम सपोज यूं मान लें कि सपोज इसमें ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, क्या है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, तो ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या हो गया, 1, तो 1। क्लियर, तो E1 है। और इस स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन पहुंच गया इनफाइनाइट पे, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पे E इनफाइनाइट। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी मान लेते हैं, भाई n = 1 है, तो एनर्जी E1 मान ली। इनफाइनाइट पे पहुंच गया तो E इनफाइनाइट मान लिया। ठीक है, तो अब देखो आयोनाइजेशन एनर्जी का मीन क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट एंड टेक टू द इनफाइनाइट, निकाल ले और इनफाइनाइट तक ले जाने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो एक बार और समझ लेंगे, पर डेफिनेशन लिख लेते हैं क्या, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन from the ground state and take to the infinite या infinity, take to infinite। ठीक है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन। इसका मतलब समझो, इस पूरी लाइन का मतलब क्या है। देखो ग्राउंड स्टेट से क्या भाई, ग्राउंड स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने और अनंत तक ले जाने, ग्राउंड स्टेट बोले तो मूल अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने और कहां तक ले जाने, अनंत तक ले जाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है, रिक्वायर्ड जो एनर्जी है, इसी आवश्यक ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और ये वाला जो एटम है वो एक्चुअल में होता कैसा है, गैसियस और आइसोलेट। कैसा होता है, गैसियस एंड आइसोलेट या आइसोलेटेड। ठीक है, ये ध्यान से देखना। तो गैसियस का मतलब गैसीय फॉर्म में, और आइसोलेट का मतलब क्या हो गया पता है, विलगित, मतलब किसी और एटम के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, अकेला है। तो समझ में आ गई, फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखो, काम की बात। एक इलेक्ट्रॉन को मूल अवस्था, ग्राउंड स्टेट से कहां ले जाना है, इनफाइनाइट, अनंत पर ले जाना है। तो जो हमें एनर्जी चाहिए, रिक्वायर्ड एनर्जी, उसी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। पर ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन लेके कहां से जाना है, ग्राउंड स्टेट n = 1 से। क्लियर है। और देखो यहां एनर्जी क्या होती है, ग्राउंड स्टेट में मिनिमम, और
ये एनर्जी लेवल्स इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रही है, तो इन्फानाइट पे एनर्जी मैक्सिमम, तो कम से ज्यादा एनर्जी पर जा रहा है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना, चाहिए इसको, ये लेगा फिर जाएगा। तो आवश्यक ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है बच्चों? तो अब आ जाओ यहाँ पर, तो बताओ आई किसके इक्वल हो जाएगी? बताओ मुझे, आयोनाइजेशन एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी? तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी? ई इन्फानाइट माइनस E1। कैसे? जरा समझो, जरा ऐसे समझो कि मान लो मेरी एनर्जी यहां कितनी है? 50 जूल है। कितनी जूल है? समझने की बात है, ध्यान से देखो। मान लो मैं कहा हूं ग्राउंड स्टेट में, मेरी एनर्जी कितनी है? 50 जूल यहां। क्लियर? अब मेरे को एनर्जी मिल गई, मैंने खाना वाना खा लिया ढंग से, अच्छी बढ़िया तरीके से, तो मेरी एनर्जी क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। और मैं कहां पहुंच जाऊंगा? मैं कहां तक पहुंचूंगा? इन्फानाइट, अनंत तक पहुंच गया। और अनंत पर जाकर मेरी एनर्जी बढ़ रही है क्योंकि मैंने खाना खाया। ग्राउंड स्टेट में कम थी, मिनिमम एनर्जी थी 50 जूल। खाना खाने के बाद मेरी एनर्जी सपोज दैट कितनी हो गई? 150 किलो जूल हो गई, ये सॉरी 150 जूल हो गई। और 150 जूल की कंडीशन में मैं कहां पहुंच गया? इन्फानाइट पे। ठीक है, तो बताओ एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड हुई? देखो 150 हो गई, क्लियर है? थी कितनी? 50। तो 50 तो थी पहले, 50 तो थी। खाना खाने के बाद कितनी हुई? 150। तो मिली कितनी? मैंने ली कितनी? 100, क्योंकि 50 मेरे पास थी, 150 हुई है, तो मेरे को 100 ही तो मिली है। तो एनर्जी जो आवश्यक है आई, वो कितनी है? इन्फानाइट पे कितनी हो गई? 150। इन्फानाइट पे कितनी हो गई? 150। N1 में मेरी कितनी थी? 50। तो ये तो थी, घटा दो तो कितनी आ गई? 100। यस कि नो? तो वही काम यहां है कि आई चाहिए, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया है, तो यहां कितनी थी? E1। यहां कितनी होगी? इन्फानाइट। तो इन्फानाइट में से क्या घटा दूं मैं? E1। तो बताओ जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, आवश्यक ऊर्जा है, वो आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? समझ में आ गया होगा अब तो। चलो इनको तो मिटा देते हैं फालतू में, हम क्या करें। चलो बेटा तो ये बात हो गई। अब ध्यान से देखते रहो, यहां आई, आई क्या हो जाएगी? इन्फानाइट। इन्फानाइट का मतलब क्या हो गया? यहां इन्फानाइट का मतलब क्या हो गया? एन। एन इक्वल्स टू क्या है बेटा? इन्फानाइट। क्लियर है? तो यहां पर ध्यान से देखो, एनर्जी क्या होती है? माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन। एन कितना है? इन्फानाइट का स्क्वायर हो गया बेटा। ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, और E1 माइनस 13.6 इंटू जेड, तो जेड स्क्वायर अपॉन एन, एन स्क्वायर। ठीक है, और एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू कितनी है बताओ? एन की वैल्यू कितनी है? 1। अरे यस कि नो? तो एन की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं तो यहां कितना हो जाएगा बेटा? 1 का स्क्वायर। डायरेक्ट मैं सोल्व कर रहा हूं भाई, यहां एन की वैल्यू इन्फानाइट पुट कर दी, इन्फानाइट की कंडीशन पे, और यहां E1 है तो 1 पुट कर दी। बात समझ में आ गई? तो यहां से बताओ बेटा आई क्या आ गई? बताओ यहां से आई क्या आ गई? तो यहां से आई क्या आ गई? आई आ गई देखो, इन्फानाइट का स्क्वायर। तो देखो अगर किसी में आप इन्फानाइट का डिवाइड करते हो तो 0 हो जाती है वैल्यू। क्या हो जाती है? इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? 0। भाई किसी में आप इन्फानाइट, इन्फानाइट मतलब बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या का डिवाइड करोगे तो डिवाइडेशन आएगा वो बहुत ही क्या आएगा? कम। और ये तो स्क्वायर है ऊपर से, और भी ज्यादा है, तो ये वाली वैल्यू क्या होने वाली है? 0। ठीक है, और माइनस माइनस क्या होने वाला बेटा? प्लस। और यहाँ क्या आ जाएगा? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1। तो फाइनली जो आई आई है, आयोनाइजेशन एनर्जी जो आई है, वो कितनी आ जाएगी बेटा? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। क्लियर है? तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कितनी आ गई बेटा? 13.6 जेड स्क्वायर आ गई। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर? तो एक काम करें, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो बच्चों जल्दी से आप क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, ले लिया आपने? चलो, तो ये डायग्राम बड़े ध्यान से देखना, बहुत काम का है। क्लियर है? चलो, तो इसके बाद में हम जो आगे की बातें हैं वो कर लेते हैं। ठीक है, आगे की बातें तो देखो, यहाँ पे मैं ऐसे बता सकता हूँ, अगर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट की बात करें या एटम की बात करें तो देखो यहाँ जगह नहीं है, तो हम आगे कर लेते हैं। ध्यान से देखो इधर, तो ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे वो अपने क्या हो चुके हैं बेटा? कंप्लीट।
इसको तो रहने देते हैं, अगले वाले में काम आ जाएगा। तो ये होगी बेटा कौन सी, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर। सेकेंड वाली जो एनर्जी है, ठीक है, उसको सेपरेशन एनर्जी लिख सकते हैं। ठीक है, सेपरेशन, SEPARATION, सेपरेशन एनर्जी। ठीक है, या इसे बाइंडिंग एनर्जी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो एनर्जी आ रही है इसको हम SE या BE कह सकते हैं, BE या SE भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, तो बाइंडिंग एनर्जी या जो सेपरेशन एनर्जी है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है। तो देखो यहां पर सेपरेशन का मतलब क्या है, ठीक है, यहां पर सेपरेशन का मतलब क्या है वो समझो जरा। ठीक है, इधर देखो, यहां डायग्राम से मैं क्लियर कर देता हूं कि सेपरेशन का मतलब क्या है। देखो इलेक्ट्रॉन क्या है, इधर देखो, सेपरेट का मतलब निकालना है, हटाना है। पर ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक्साइटेड स्टेट से निकालना है, ग्राउंड स्टेट से नहीं। ग्राउंड स्टेट के अलावा अगर हम और किसी स्टेट से इलेक्ट्रॉन को कहां ले जाएं, इनफाइनाइट। देखो ग्राउंड स्टेट से ले जा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन है, देखो इस बार कहां है इलेक्ट्रॉन, n=2 में, ग्राउंड स्टेट में नहीं है, तो n=2 है। ठीक है, इसको सबको मिटा देते हैं एक बार, ये लो, तो ये n=2 है। ऐसे ही देखो n= क्या है, 3 है, ये लो, इधर किधर भी लिख देते हैं, n=3। तो हमें किसी एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को कहां लेके जाना है, इनफाइनाइट पे, n=1 से नहीं, बस ये ध्यान रखना। क्लियर। तो n=1 को छोड़ दो, बाकी जितने भी एक्साइटेड स्टेट हैं वहां से इलेक्ट्रॉन को कहां, इनफाइनाइट पर ले जाओ। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इसी को हम कहते हैं सेपरेशन एनर्जी, SE, ये बाइंडिंग एनर्जी। बात समझ में आ गई। बस केवल n=1 को छोड़ना है, बाकी अदर किसी भी एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को कहां ले जाएंगे, इनफाइनाइट पर। ठीक है, तो उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, सेपरेशन एनर्जी कहेंगे। अब देखो यहां से कहां ले जा रहे हैं हम, इनफाइनाइट पे, तो 2 से ले जाओ चाहे 3 से ले जाओ, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसी एनर्जी को हम क्या कहेंगे, सेपरेशन एनर्जी। तो सिंपल सी जो डेफिनेशन है इसकी वो क्या है, n=2, 3, 4, 5, 1 को छोड़ दो, या यूं कह सकते हैं एनी एक्साइटेड स्टेट, किसी भी एक्साइटेड स्टेट, बट 1 तो ग्राउंड स्टेट है, तो एक्साइटेड स्टेट से कहां ले जाओ, इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रॉन को। तो देखो यह लो एनर्जी है, ये हाई एनर्जी है, तो एनर्जी तो रिक्वायर्ड होगी, तो बस इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, सेपरेशन या बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं क्या, द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक या चेंज कर ले इसको, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक, चलो लिखते हैं, टू टेक टू इनफाइनाइट, टू रिक्वायर्ड टू टेक टू इनफाइनाइट of an electron from any excited state। तो सिंपल सी बात क्या है, सिंपल सी बात यह है कि किसी इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था से कहां तक ले जाने में, इनफाइनाइट, अनंत तक ले जाने में जो एनर्जी आवश्यक है, रिक्वायर्ड है, उसी को हम क्या कहते हैं, सेपरेशन। देख लो ना, एक्साइटेड स्टेट हो गई 2, 3, 4, 5, 6, कहीं से भी ले जाओ, कहां तक ले जाना है, इनफाइनाइट तक ले जाना है, तो एनर्जी जो चाहिए उसी को हम क्या कहते हैं, सेपरेशन एनर्जी। अब ध्यान से देखो, सपोज दैट किसी एक्साइटेड स्टेट n में, एक्साइटेड स्टेट क्या है, n, कोई सी भी हो सकती है, n=2, 3, 4, 5,
तो एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी कितनी है, ई है, एनर्जी कितनी है, ई है, और इनफाइनाइट में एनर्जी कितनी है, ई इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर लेते हैं एनी एक्साइटेड स्टेट। तो एनी एक्साइटेड स्टेट, जैसे ये सेकंड है, सेकंड में तो E2 हो जाएगी, थर्ड में E3 हो जाएगी, और अगर n है तो En हो जाएगी। क्लियर है, तो ध्यान से सुनना इधर। तो बताओ सेपरेशन एनर्जी ऐसी क्या हो जाएगी, वही बात, इनफाइनाइट में से हमें क्या करना है, En। तो मैं यहां लिख देता हूं En क्या है, En है एनर्जी, En है एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth एक्साइटेड स्टेट। तो जो nth एक्साइटेड स्टेट है, कोई सी भी हो सकती है, n 1 2 3 4 5 6 etc, जो भी आपको गिवन हो उसको रख दो उठा के। तो यहां हम लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth एक्साइटेड, मतलब किसी n उत्तेजित अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी, उसको हम क्या लिख रहे हैं, En। दूसरे में तो E2, तीसरे में तो E3, फोर्थ में तो E4। तो ये तो गई nth एक्साइटेड स्टेट, कोई सी भी हो सकती है, और इनफाइनाइट पे ले जाने तो इनफाइनाइट। तो डिफरेंस तो ये आ गया, तो सेपरेशन एनर्जी क्या हो गई, ये कितनी होती है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन क्या है, इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट का स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा माइनस, वही En क्या हो जाएगी -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन की वैल्यू फिक्स नहीं है, एन की वैल्यू कुछ भी दे सकता है, दूसरे तीसरे चौथे, तो यहां हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, एन का स्क्वायर। क्लियर है, तो यहां से सेपरेशन एनर्जी क्या आ गई बेटा, ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू फिर से जीरो हो जाएगी भाई, इनफाइनाइट का डिवाइड करोगे किसी में तो ये बहुत ही कम वैल्यू आएगी ये, तो और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर, और ये किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो फाइनली ध्यान से देखो, एस इक्वल्स टू क्या आ गई, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत। और यहां पर ध्यान से देखो, 4 या यूं लिख सकते हैं, इफ n इक्वल्स टू 1, यानी कि n हम कहां ले ले, 1, तो यहां 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो फाइनली एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, और इसको हम आई बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बेटे, आई। तो एस ई किसके इक्वल हो जाएगा, आई ई के, कब, जब हम n इक्वल्स टू क्या पुट कर दें, 1, n इक्वल्स टू क्या पुट कर दें हम, 1। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी यहाँ। ठीक है, तो यहां पर हम एक और रिलेशन निकाल सकते हैं आई और एस ई में, तो यहां पर साथ के साथ यहां खत्म कर देते हैं, रिलेशन बिटवीन एस ई एंड आई ई। एस ई और जो आई ई है, आयोनाइजेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी है, उसमें रिलेशन चेक कर लेते हैं। तो देखो एस ई का फॉर्मूला क्या है बेटा, एस ई का फॉर्मूला है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। एन क्या है, एक्साइटेड स्टेट, और आप इसको चेक करो, ये 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, ये क्या है आई, ये क्या है आई। तो बताओ एस सी सेपरेशन एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, आई ई अपॉन एन स्क्वायर। अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी हो और किसी बोहर ऑर्बिट की सेपरेशन एनर्जी निकालनी हो, तो डायरेक्ट क्या लगा दो, ये फॉर्मूला लगा दो। क्लियर है, आंसर सीधा करेक्ट आएगा। ठीक है, तो बेटा दो टाइप की एनर्जी हमने, जो इंपॉर्टेंट एनर्जीज हैं वो कंप्लीट कर ली है, एक तो आयनाइजेशन और एक सेपरेशन। क्लियर है, तो जल्दी से एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, और फाइनल जो लास्ट वाली जो इंपॉर्टेंट एनर्जी बची है उसको भी हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। चलो थोड़ा सा मैं साइड में होता हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ले लिया होगा। चलो अब हम बात कर लेते हैं बेटा लास्ट वाली जो एनर्जी है वो है एक्साइटेशन एनर्जी या एक्साइटेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी है, एक्साइटेशन, यानी कि एक्साइट करना है इलेक्ट्रॉन। तो थर्ड जो एनर्जी है वो है एक्साइटेशन एनर्जी, ईई। इसे शॉर्ट में क्या लिखेंगे हम, ईई, एक्साइटेशन एनर्जी।
एक्साइटेशन एनर्जी क्या है, बड़े ध्यान से देखना। इसको मैं बिठाता हूँ, डायग्राम को भी यहाँ से हटा के ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा। चलो, तो एक्साइटेशन एनर्जी क्या है इसको देखो आप। तो ये तीनों एनर्जी हैं वो बहुत ही काम की है, ध्यान देना। ठीक है, क्वेश्चन भी आता है यहाँ से, क्वेश्चन डिस्कस हम करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, जो अगला लेक्चर आएगा उसमें। ठीक है, तो एक्साइटेशन एनर्जी क्या है इसको ध्यान से देखो। देखिए, सपोज दैट हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड ये क्या होती है, ऑर्बिट, शेल जिसे हम कहते हैं, और काफी सारे ऑर्बिट या शेल होते हैं, और फाइनली ये हम मान लेते हैं कि कौन सा है, इन्फानाइट वाला है। कौन सा है, इन्फानाइट। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये हम मान लेते हैं सपोज दैट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और सो ऑन इन्फानाइट है। ठीक, एक्साइटेशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को किसी भी एनर्जी लेवल से, सॉरी, एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या है, किसी भी नहीं, इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से, कहां से, ग्राउंड स्टेट से किसी भी एनर्जी स्टेट में ले जाना है। ग्राउंड स्टेट से कहां ले जाना है, किसी भी एनर्जी स्टेट। जैसे इलेक्ट्रॉन को यहां से मैं कहां ले गया, सेकंड में, इस इलेक्ट्रॉन को मैं सेकंड नहीं थर्ड में ले जाऊं, इस इलेक्ट्रॉन को मैं थर्ड नहीं फोर्थ में ले जाऊं, इस इलेक्ट्रॉन को मैं फोर्थ नहीं कहां ले जाऊं, इन्फानाइट। तो ग्राउंड स्टेट से एनी एक्साइटेड स्टेट, कोई सी भी एक्साइटेड स्टेट हो, चाहे वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कोई सी हो, तो ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को अगर लेके जा रहा है तो हमें किसकी आवश्यकता है, एनर्जी की। आप खुद देखो, लो एनर्जी से कहां आ रहा है, हाई एनर्जी में, तो इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए, यहां आ जाए, यहां चला जाए, तो लो से हाई एनर्जी में जाएगा तो एनर्जी तो चाहिए, बस इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी। क्लियर है। अब देखो, ग्राउंड स्टेट जो है, ठीक है, इस ग्राउंड स्टेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, E1, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है, 1। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है, n = 1, तो E1 हो गई। E1 से आप कहीं भी ले जाओ, जैसे 2 में ले गए तो E2, 3 E3, 4 E4, 5 इन्फानाइट, E इन्फानाइट, यानी कि nth एनर्जी स्टेट हो जाएगा कोई सा भी, n 2 3 4 5 6 7, बट लेके कहां से जाना है, 1 से। क्लियर है। तो ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट 2 3 4 5 इन्फानाइट तक कोई सी में भी ले जाएंगे तो एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड है, चाहिए, उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं बेटा, एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं। तो यहां लिख देंगे द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक to infinite of an infinite तक नहीं, to take any of excited state, the energy required to take to any excited state of an electron from its ground state। तो ध्यान से देखो, इसका हिंदी मीन क्या है मैं समझा देता हूं, कि किसी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट मतलब तो उत्तेजित अवस्था में ले जाने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए, बस उसी को हम क्या कहते हैं, एक्साइटेड या एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी। अब एक्साइटेशन एनर्जी ई कैसे निकालेंगे, एक्साइटेशन एनर्जी कैसे निकालेंगे, देखो इलेक्ट्रॉन हम कहां लेके जा रहे हैं, 2 3 4 किसी में भी ले जाओ, तो वो क्या हो गई, En, यानी कि nth एनर्जी लेवल में एनर्जी होगी। ठीक है, माइनस कहां से लेके जा रहे हैं बेटा, 1 से, तो 1 में कितनी एनर्जी थी और फाइनल कहां हो गई, उनका डिफरेंस ही तो ये हो गया। तो यहां हम लिख सकते हैं En क्या है, En है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एक्साइटेड, या nth एक्साइटेड स्टेट लिख दे तो और भी अच्छा है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth एक्साइटेड स्टेट
अब एक्साइटेड स्टेट आपको देके रखेगा कि कौन सी एक्साइटेड स्टेट में गया है, 2 3 4 5 जो भी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई एन। देखिए nth जो ऑर्बिट है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट लिख सकते हैं आप, ठीक है। nth क्या लिख सकते हैं, ऑर्बिट। एक्साइटेड स्टेट में थोड़ा सा मामला अलग हो जाएगा, यहां हम लिख सकते हैं क्या, यहां हम लिख सकते हैं ऑर्बिट, nth ऑर्बिट, ठीक है। चलो तो nth ऑर्बिट यहां हमने लिख दिया तो यहां क्या हो जाएगा, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, देखो n है तो n स्क्वायर माइनस E1 क्या हो जाएगी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर और n क्या हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ई क्या हो गया बेटा, फाइनली ध्यान से देखो, यहाँ देखो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर और माइनस, ओ सॉरी यहाँ पर माइनस तो है और माइनस हो रहा है, देखो माइनस तो है और E1 क्या हो जाएगा -13.6, तो यहाँ क्या हो जाएगा +13.6 इंटू जेड स्क्वायर रह गया, क्या रह गया बेटा, जेड स्क्वायर। तो फाइनली ध्यान से देखो एक्साइटेशन एनर्जी किसके इक्वल आ गई, देखो यहाँ पर रह गया माइनस, यहाँ पे प्लस, तो हम इनको आगे पीछे कर लेते हैं। तो देखो 13.6 को तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो 13.6 कॉमन ले लिया, ठीक है। ये इधर है, ये इधर है, तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा, देखो जेड स्क्वायर रह गया इधर और माइनस इधर क्या रह जाएगा, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली जेड स्क्वायर को भी हम अगर कॉमन ले लें तो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 13.6, जेड स्क्वायर भी अगर हम कॉमन ले लें तो जेड स्क्वायर और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो ये एक्साइटेशन एनर्जी आ गई, ठीक है। एन क्या है, ऑर्बिट है, nth ऑर्बिट है कि कौन से ऑर्बिट में जा रहा है, तो ये हो गया, ठीक है। अब n की वैल्यू 1 रख देंगे तो E इक्वल्स टू सॉरी n की वैल्यू इनफाइनाइट रख देंगे, क्या रख देंगे इनफाइनाइट। तो ध्यान से देखो इफ n इक्वल्स टू क्या हो इनफाइनाइट, तो बताओ एक्साइटेशन एनर्जी क्या हो जाएगा 13.6 इंटू और इनफाइनाइट रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू हो गई 0, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर। और ये ध्यान से देखो ई एक्साइटेशन एनर्जी, इसको हम क्या लिख सकते हैं आई आयनाइजेशन एनर्जी, क्लियर है। और यहीं से हम अगर रिलेशन डेराइव करना चाहें किसका, ई और आई का, तो रिलेशन बिटवीन ई एंड आई, ई और आई का रिलेशन देखते हैं, आ जाओ। तो यहां पर देखो ई ये रही ई और 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आई, तो ये क्या हो जाएगा आई और इंटू में क्या रह जाएगा, इंटू में रह जाएगा, देखो इसको आई रख देंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो ये आई और ई का क्या आ गया, रिलेशन आ गया, ठीक है। समझ में आ गया बेटा। तो देखो ये हो गई आपकी एक्साइटेशन एनर्जी। n इक्वल्स टू 1 से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में ले जाओ, कोई सी भी उत्तेजित अवस्था में ले जाओ, n बराबर 1 को छोड़ दो और उसके अलावा इलेक्ट्रॉन को कहीं भी ले जाओ, कहां से 1 से, ठीक है। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी, एक्साइटेशन एनर्जी। En का मतलब है nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी, और E1 क्या है पहले में, E1 पहले में है और n, तो डिफरेंस कितना आ गया En अपॉन En माइनस E1। En कितना है -13.6 इंटू जेड और n की वैल्यू है ना माइनस E1 क्या है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर। जब इसको हम सोल्व करेंगे पूरे को तो हमारे पास ये आ जाएगा, क्लियर है। तो बेटा ये 3 टाइप की जो एनर्जीज थी काम की वो कंप्लीट हो गई। तो ये बोहर एटॉमिक मॉडल यहाँ हम क्या करते हैं फिनिश। ये इतना बड़ा बोहर एटॉमिक मॉडल था जिसके 2-3 लेक्चर हो चुके हैं। पहले 2 लेक्चर के क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए, लास्ट वाला जो आज हमने डिस्कस किया लेक्चर, समय भी ज़्यादा होने वाला है तो इसके क्वेश्चन है वो हम अगले वाले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। बट इस लेक्चर को बड़े ध्यान से देखना, फिर इसके क्वेश्चन इजी समझ में आ जाएंगे। बात समझ में आ गई तो ध्यान से देखो। आपका मोरल ड्यूटी क्या है वो तो भूलनी है,
भूल नहीं जाना। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट, चारों चीजें हैं वो आपको जरूर करनी है, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि बच्चे देख भी रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही। समझ में आए? निठल्ले नहीं बैठना। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस का होगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मजे करो।